हेलो, हाय, नमस्कार प्यारे साथी आप सब लोग। आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे और अपनी-अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आपका जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपीटेट ईवीएस का, तो आज भी हमारे जो प्रश्न होंगे वो मिसलेनियस हैं और आपके प्रीवियस ईयर में मतलब कि पहले जो एग्ज़ाम हो चुका है उसमें पूछे जा चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना प्रश्न और जो भी टॉपिक आएगा उसके बारे में हम पूरी जानकारी इसमें देखेंगे कि क्या इसमें है। जैसे कि पहला प्रश्न है हमारा, रामसर सम्मेलन कहाँ रामसर सम्मेलन का संबंध किससे है? आर्द्र भूमियों के संरक्षण से, वन्य जीव संरक्षण से, हाथियों के संरक्षण से या ओजोन परत के संरक्षण से? तो जो रामसर सम्मेलन है पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं, फिर अपना प्रश्न हम सॉल्व करेंगे। तो जो रामसर सम्मेलन है ये कहाँ पर हुआ था? तो 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर शहर में हुआ था, जिसके नाम पर इसका नाम पड़ गया रामसर सम्मेलन। ठीक है। अगर इसकी बात की जाए कि रामसर सम्मेलन लागू कब हुआ, 71 में तो ये हुआ सम्मेलन, लेकिन इस सम्मेलन को लागू कब किया गया या जो भी इस सम्मेलन में नियम कानून बनाए गए उसको लागू कब किया गया? तो 1975 में। डेट ध्यान रखेंगे आप। देखिए 2 फरवरी 1971 में क्या हुआ, ये पारित हुआ। ठीक है, यह सम्मेलन हुआ। उसके बाद में ये लागू 1975 में हुआ। भारत इसका हिस्सा कब बना? तो 1 फरवरी 1982 को ये भारत इसमें शामिल हुआ। ठीक है, ये 3 फैक्ट हैं, आप ध्यान रखेंगे, आपके प्रश्न पूछे गए हैं यहाँ से। और जो रामसर सम्मेलन है इसका संबंध किससे है? तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण का आर्द्र भूमियों के संरक्षण से रामसर सम्मेलन का संबंध है। मतलब रामसर जो आर्द्र भूमियाँ थी इनके संरक्षण के लिए क्या किया गया? सम्मेलन किया गया ईरान के रामसर शहर में। अब रामसर शहर में हुआ था तो उस सम्मेलन का आर्द्र भूमि सम्मेलन ना रख के क्या पड़ गया? रामसर सम्मेलन पड़ गया। ठीक है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में जो पहला रामसर स्थल घोषित किया गया वो कौन सा था? तो भारत में 1981 ईस्वी में 2 रामसर स्थल घोषित किए गए। एक था चिल्का झील और दूसरा था केवलादेव पक्षी अभयारण्य। तो ये 2 रामसर स्थल हैं जो भारत में पहले घोषित किए गए। अगर आपसे ये बात की जाए कि वर्तमान में भारत में कितने रामसर स्थल हैं? ठीक है। तो अगर 5 फरवरी तक की मैं बात करूं, 5 जून 2026 तक की मैं बात करूं, जो कि कल है, एग्जैक्ट डेटा कल, तो पहले हमारे 99 थे, अब 100 हो गए हैं। ठीक है। कल एक रामसर स्थल और घोषित किया गया और वो कौन सा है? तो वो बलिया में एक है सुरहताल, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य के नाम से जाना जाता है। उसे 5 जून 2026 को रामसर स्थल घोषित किया गया है। तो भारत को मिल गया 100वां रामसर स्थल, उत्तर प्रदेश को मिल गया 13वां रामसर स्थल। पहले तो 12 थे, लेकिन अब कल के डेटा के अनुसार अब उत्तर प्रदेश में कितने हो गए हैं? वो 13 हो गए हैं। ठीक है। तो 13वां रामसर स्थल कौन सा उत्तर प्रदेश का? तो वो है सुरहताल या जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य। ये आपका क्या है? ये 13वां रामसर स्थल है। ठीक है। तो और हाँ, अगर ये पूछा जाए कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक रामसर स्थल हैं, तो पहले स्थान पर है तमिलनाडु और दूसरे स्थान पर है उत्तर प्रदेश। तमिलनाडु और पहले स्थान पर कौन है? तमिलनाडु है और दूसरे स्थान पर है आपका उत्तर प्रदेश। तो ये कुछ फैक्ट हो गए। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट इसमें एक और है, इसमें एक रिकॉर्ड जारी किया जाता है या एक सूची जारी की जाती है जिसे हम मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड कहते हैं। और जो ये मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है, यहाँ से प्रश्न पूछा जा सकता है कि मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड का संबंध किससे है? तो रामसर सम्मेलन ये आर्द्र भूमि से है। ठीक है। अब आर्द्र भूमि से कैसे? तो जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसमें जो आर्द्र हैं वो क्या है? जो खतरे वाली हैं या जो खतरे में आर्द्र, जो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड है इसमें उन रामसर या उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जो खतरे में हैं। अगर अभी देखा जाए कि भारत का कोई ऐसा रामसर स्थल है जो इस सूची में शामिल है मॉन्ट्रेक्स में, तो भारत के 2 रामसर स्थल इसमें शामिल हैं। कौन से हैं? एक है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है और एक आपका लोकटक झील जो कि मणिपुर में है। लोकटक झील जो है यहाँ पर एक संघाई हिरन पाया जाता है और मृग या हिरन एक ही है। और यहाँ पर एक केबुल लामजाओ जो है ये तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है, ये पाया जाता है। तो लोकटक झील इसके लिए बहुत ही फेमस है इन 2 चीज़ों के लिए।
ठीक है। तो मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में भारत की 2 रामसर भूमियाँ जो हैं या आर्द्र भूमियाँ इसमें शामिल हैं, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और लोकटक झील, ठीक है। तो ये इतनी सारी चीज़ें आपके रामसर स्थल के बारे में हो गई। तो आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा कि जो रामसर सम्मेलन है इसका संबंध आर्द्र भूमियों के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और फिर है वन्य जीव संरक्षण, हाथियों के संरक्षण से या ओजोन परत के संरक्षण से। तो ओजोन परत के संरक्षण से जो सम्मेलन है वो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन परत के संरक्षण से है, ठीक है। अगर यहीं पर हम बात करें कि जो प्रोजेक्ट एलिफेंट चला था वो कब इसकी शुरुआत कब की गई? तो 1992 1992 से प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, ठीक है। और प्रोजेक्ट से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? तो 1973 में इसको 1973 में क्या किया गया? शुरू किया गया। और 29 जुलाई को क्या किया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। आगे के जैसे हम बढ़ेंगे हमारे जो प्रश्न आते रहेंगे हम उसको देखते रहेंगे, ठीक है। तो आज का राइट आंसर आपने देख ही लिया कि ऑप्शन नंबर ए है। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है आपका कि मकेक बंदर, जिसे सिंहपूछ बंदर के नाम से भी जाना जाता है, के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है? शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान या गिर राष्ट्रीय उद्यान है। तो जो शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान है ये मकेक बंदर या सिंह पूंछ वाले बंदर के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ पर पाए जाते हैं। और जो शांत घाटी, यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। शांत घाटी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। कहाँ पर है? केरल में है। और सर्वाधिक जैव विविधता भी यहीं पर पाई जाती है शांत घाटी में, ठीक है। अगर शांत घाटी के बारे में और थोड़ी जानकारी हम लें तो जो शांत घाटी नेशनल पार्क है, आपको मैंने भी बताया कि ये केरल में है। कहाँ पर है? केरल में स्थित है। और ये जो मकेक बंदर है इसे किस नाम से और जानते हैं? सिंहपूछ बंदर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और जो ये शांत घाटी है ये कहाँ पर पाई जाती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाई जाती है, ठीक है। और यहाँ पर एक नदी बहती है जिन्हें हम कहते हैं कुंती पुंछ झील। कौन सी नदी? कुंती पुंछ झील यहाँ से वो बहती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है और ये असम में स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, तो ये उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में स्थित है। भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। अगर इसके नए नाम की बात करें तो राजाजी नेशनल पार्क इसका नया नाम है। पुराने नाम की बात करें तो हैली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है। गिर राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है ये गुजरात में है और ये एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि भारतीय जंगली गधा अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये है लद्दाख में जो कि हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है। कच्छ का छोटा रण या दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान, दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान ये जम्मू कश्मीर में है जो कि हंगुल मृग के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा जंगली गधे के लिए तो वो है कच्छ का छोटा रण अभ्यारण्य। यहाँ पर ये जंगली गधे के लिए प्रसिद्ध है। कच्छ का छोटा रण ये कहाँ पर है? तो ये है आपका गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में स्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भी गुजरात में है और कच्छ का छोटा रण ये भी आपका कहाँ पर है? तो ये भी आपके कच्छ का छोटा रण गुजरात में ही है और ये जंगली गधे के लिए फेमस है, ठीक है। केवलादेव तो अभी आपको मैंने बताया ही राजस्थान में, हेमिस जो है ये लद्दाख में है जो कि हिम तेंदुए के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि विश्व की सबसे गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? सुपीरियर झील, सुपीरियर झील की बात की जाए तो ये विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। बेकाल झील, विक्टोरिया झील और टिटिकाका झील। तो विश्व की सबसे गहरी, ध्यान रखेंगे यहाँ पर गहरी यहाँ कहा गया है, ठीक है। गहरी मीठे पानी की झील कौन सी है? तो वो है बेकाल झील। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कितनी एज होनी चाहिए?
30 वर्ष, 35 वर्ष, 45 वर्ष या 21 वर्ष। तो राज्यसभा सदस्य के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है आपकी 30 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। लोकसभा के लिए कितनी है? 25 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। राज्यसभा की बात की जाए तो राज्यसभा को उच्च सदन या अस्थायी सदन कहा जाता है। इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। अगर इनके राज्यसभा के जो सदस्य हैं इनकी कार्यकाल की बात की जाए तो 6 वर्ष होती है और हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है, रिटायर होते हैं या अपने मतलब इनका कार्यकाल पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ जानकारी आपकी थी राज्यसभा के बारे में। और अगर हम बात करें कि जो राष्ट्रपति है या राष्ट्रपति बनने के लिए उम्र कितनी चाहिए, तो आपको राष्ट्रपति बनने के लिए जो उम्र है वो 35 वर्ष चाहिए। अगर वर्तमान में देखा जाए कि राज्यसभा की सीटें कितनी हैं, तो वर्तमान में जो सीटें हैं वो 250 हैं। 250 सीटें, लेकिन जो इस पर इलेक्शन वगैरह हुआ कितनी सीटों पर? 243। 243 यहाँ पर आपकी सही माना जाएगा। अगर लोकसभा की बात की जाए तो लोकसभा में जो सीटों की संख्या है वो है 550, लेकिन 543 पर ही क्या किया गया है, वो चुनाव वगैरह हुए हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक लोकसभा सीट है। कितनी सीट है? तो 80 सीट है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि सुरहताल पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो ये आपके अगर करंट में देखा जाए तो करंट अफेयर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये अभी कल ही इसे उत्तर प्रदेश का या भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया और उत्तर प्रदेश का 13वां रामसर स्थल घोषित किया गया है। और ये बलिया जिले में स्थित है। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में स्थित है, जिसे जयप्रकाश नारायण पक्षी अभ्यारण्य के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? नॉक नी सिंड्रोम। कौन सा? नॉक नी सिंड्रोम पीने के पानी में किस तत्व की अधिकता के कारण होता है? तो जो नॉक नी सिंड्रोम है ये जब पानी में किस तत्व की अधिकता हो जाती है और उसका सेवन कर लेने से होता है? ए ऑप्शन है फ्लोराइड, बी ऑप्शन है आर्सेनिक, सी ऑप्शन है नाइट्रेट और डी ऑप्शन है पारा। ठीक है, तो यहाँ से ये जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ से हमेशा आपका प्रश्न बना हुआ। अब इन चारों की अधिकता से कौन सा रोग होता है इसका हम डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जब जल में पारे की अधिकता हो जाती है, क्या होता है? जब जल में पारा की अधिकता हो जाती है तो कौन सा रोग होता है? पारे की अधिकता होने से मिनी माता रोग हो जाता है। मीना माता जिससे, या मिनी माता, मीना माता बोलते हैं। ठीक है, कौन सा रोग? मीना माता रोग हो जाता है। नाइट्रेट की अधिकता से हो जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। ठीक है, उसके बाद में अगर हम आर्सेनिक की बात करें तो आर्सेनिक की अधिकता से हो जाता है ब्लैक फुट रोग। कौन सा रोग? ब्लैक फुट ठीक है। और जो नॉक नी सिंड्रोम है, नॉक नी सिंड्रोम जिसे फ्लोरोसिस भी कहते हैं, नॉक नी सिंड्रोम को और किस नाम से जाना जाता है? तो फ्लोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें जो हड्डियां और दांत हो क्या होते हैं? कमज़ोर हो जाते हैं। तो नॉक नी सिंड्रोम में जब फ्लोराइड की अधिकता हो जाती है तब क्या होता है? जल में फ्लोराइड की अधिकता होने पर नॉक-नी सिंड्रोम हो जाता है, जिसे फ्लोरोसिस भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि किगाली संशोधन एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिससे किसी उत्पादन और खपत को कम जिससे किसके उत्पादन, यहाँ पर किसके दिया गया, उत्पादन और खपत को कम करने के लिए बनाया गया है। किगाली संशोधन क्या है? तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जो क्या है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो जहाँ से ये शुरू हुआ वहाँ की बात करते हैं। पहले शुरू से चलते हैं। तो अगर हम मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब हुआ? 1987 ईस्वी में हुआ। लागू कब हुआ? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये पारित तो 87 में हो गया था, लेकिन लागू हुआ 1989 ईस्वी में, मतलब 1989 में लागू हुआ और 1987 में ये हुआ। ठीक है, अगर हम ये बात करें कि जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये संबंधित किससे था या इसका उद्देश्य क्या था,
ओजोन परत के संरक्षण से इसका संबंध था और ओजोन परत को जो गैसें नुकसान पहुंचा रही थी, खासकर CFC, कौन सी गैस थी? CFC। इस पर क्या किया गया? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में प्रतिबंध लगाया गया CFC पर। इसका फुल फॉर्म होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसका फुल फॉर्म होता है। अगर हम बात करें कि जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसमें 2016 में संशोधन किया गया, जिसे कहा गया किंगाली संशोधन। किंगाली संशोधन में क्या किया गया कि ग्रीन हाउस गैस जब CFC को बैन किया गया, तब भी हमारी जो ओजोन परत है उसमें तब भी क्षरण हो रहा था। तो फिर इसमें संशोधन किया गया, या दोबारा 2016 में फिर बैठक की गई, संशोधन हुआ, जिसे कहा गया किंगाली संशोधन। और इसमें HFC, कौन सी गैस? HFC मतलब हाइड्रोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगाया गया। क्या किया गया? इस पर HFC गैस पर क्या कर दिया गया? HFC गैस को बैन कर दिया गया। तो यहाँ पर ये गैस के नाम याद रखिएगा, और इस पर जब जो प्रोटोकॉल्स वगैरह हैं, इन पर एक वीडियो हमारी आई थी, मतलब प्रैक्टिस सेट ही लाए थे उसमें। तो टॉपिक वाइज हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा था, अभी भी चल रहा है, लेकिन किसी कारण बस हम मिसलिनियस ले आए। तो उस पर एक लोग को कमेंट आया था कि मैम मतलब मैम कुछ नहीं, HFC CFC होता है, ना कि HFC। ठीक है, तो अब उनको कौन बताए भाई कि HFC और CFC दोनों ही कैसे हैं? HFC अलग है, CFC अलग है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा कि किंगाली समझौता में या किंगाली संशोधन में किस पर बैन लगाया गया? तो किसके उत्पादन और खपत को कम करने के लिए कहा गया? तो वो था HFC। ऐसे लिखा रहता है, तो वो है हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो गैस है, ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि घास भूमि क्षेत्र के परितंत्र की खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं। तो अगर हम घास भूमि की बात करें, मान लीजिए कोई घास का मैदान है और यहाँ पर एक पौधा है। ठीक है, तो ये जो पौधा है, ये आपका क्या है? उत्पादक है। क्या है? उत्पादक है। इस पौधे को किसी टिड्डे ने खा लिया। ठीक है, और टिड्डे को किसी मेढक ने खा लिया, मेढक को किसी सांप ने खा लिया, और इस सांप को किसी मोर ने खा लिया। ठीक है, किसी मोर ने खा लिया या बांस ने खा लिया, किसी ने भी खा लिया। तो यहाँ पर किसी घास भूमि क्षेत्र की बात की जा रही है। ठीक है, तो देखिए, ए ऑप्शन है शाकाहारी। तो शाकाहारी जो ये प्राथमिक उपभोक्ता आपका है, वो शाकाहारी होता है। मांसाहारी, जीवाणु जो है, ये आपका अपघटक है, तो ये तो होगा नहीं। शाकाहारी भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि जो प्राथमिक उपभोक्ता है वो आपका क्या है? शाकाहारी है। और आपका सबसे उच्च की बात की गई है, उच्च स्तर की बात की गई है, मांसाहारी या शाकाहारी, और फिर हमारे चारों ऑप्शन हो गए। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा, और आपके आयोग के द्वारा जो राइट आंसर माना गया है, वो आपका है मांसाहारी। जो सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, वो क्या होते हैं? वो मांसाहारी होते हैं। क्या होते हैं? मांसाहारी होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है, और इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? यह एक स्वच्छ ईंधन है। हाँ भाई, सही है। यह उच्च उष्मीय मान का है। यहाँ पर उष्मीय होना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी सही है। यह नीली ज्वाला से जलता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब हम लोग गैस ऑन करते हैं तो देखते हैं, जब उसको जलाते हैं तो नीली ज्वाला निकलती है। ठीक है, यह मीथेन उत्सर्जन करने वाला है। तो जब आपको ये पता होगा कि मीथेन एक ग्रीन हाउस गैस है, तभी तो आप इसको पकड़ पाएंगे कि क्या है। मीथेन भैया है ग्रीन हाउस गैस, लेकिन आप कह रहे हैं कि LPG स्वच्छ ईंधन है। अगर LPG में मीथेन पाया जाएगा तो वो स्वच्छ ईंधन रह ही नहीं जाएगा। अगर वो स्वच्छ ईंधन नहीं है तो सरकार क्यों बांट रही है LPG? मतलब अभी तो भैया मारामारी चल रही है LPG की, लेकिन पहले बांट रही थी। ठीक है, घर घर पहुँचाया जा रहा था।
तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। यही एलपीजी के बारे में सत्य नहीं है। एलपीजी का जो फुल फॉर्म है वो है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। अगर एलपीजी में एलपीजी जो गैस है इसमें किन गैसों का मिश्रण है, तो प्रोपेन और ब्यूटेन गैस का मिश्रण है। अब इसका रिसाव हो तो हमें पता कैसे चले, तो इसके लिए इसमें एक गैस और मिलाई जाती है जिसका नाम है मिथाइल एथिल, ये रहा एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन जो है ये गैस इसमें मिलाई जाती है कि जब एलपीजी का रिसाव हो तो इसके गंध से हम पता लगा लें कि हाँ भाई लीक हो रही है गैस, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है और ये रहा आपका एलपीजी का प्रश्न। अब यहाँ से प्रश्न आपके कई प्रकार के पूछे गए हैं। आपका ये पूछा गया है कि एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, एलपीजी में किन गैसों का मिश्रण है, एलपीजी में किस गैस का यूज किया जाता है गैस के रिसाव का पता करने के लिए, या गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए किस गैस का इसमें मिश्रण किया जाता है। 3 से 4 प्रकार के प्रश्न इतने से ही आपके बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में। तो इसीलिए मैंने एक ही में सारा उठा के दे दिया आपको, अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा, प्रश्न कहीं से भी पूछा जा सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, 2 दिसंबर, 16 सितंबर, 5 जून, 11 जुलाई। तो अगर हम देखें विश्व पर्यावरण दिवस की, तो आपका कब मनाया जाता है, तो 16 सितंबर को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 16 सितंबर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। सॉरी माफ़ करिएगा, हमने गलत कर दिया, दोबारा देखते हैं। देखिए 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है, ठीक है। ध्यान रखेंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, नीचे लिखा हुआ है 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को विश्व ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न आपका क्या है, मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाई जाती है, आर्सेनिक, पारा, कैडमियम या उपयुक्त सभी। तो अभी कुछ प्रश्न ऊपर ही हमने इसको सॉल्व किया था कि पारे की अधिकता से क्या होता है, मिनी माता रोग हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे, यहाँ पर दिया भी गया है कि आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट रोग होता है, पारे की अधिकता से मिनी माता रोग होता है, कैडमियम की अधिकता से इटाई रोग होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो कि अभी मैंने इस पर चर्चा भी अच्छी खासी की है। तो अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है, ओजोन परत संरक्षण, रामसर संरक्षण, वन्य जीव अभ्यारण्य संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कुछ मिनट पहले कि मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है इसका संबंध ओजोन परत के संरक्षण से है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब ये जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ। कहाँ पर हुआ, कनाडा के मॉन्ट्रियल शहर में हुआ। कब हुआ, 16 सितंबर 1987 को ये हुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये 16 सितंबर को हुआ था, इसीलिए 16 सितंबर को ही विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 सितंबर को क्यों मनाया जाता है, क्योंकि 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित था, इसीलिए 16 सितंबर को ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है, ठीक है। आई बात समझ में। आगे बढ़ते हैं भाई, बढ़िए बढ़ गए तो जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है ये लागू कब हुआ, देखिए 1987 में तो ये हुआ, ठीक है। तब जो सम्मेलन की बैठक हुई 1987 को हुई, लेकिन जो इसमें नियम कानून बनाए गए ये लागू कब हुआ, तो 1 जनवरी 1989 मतलब 1989 में ये लागू हुआ। भारत ने इसे अपनाया कब, तो 1992 में भारत ने इसे अपनाया और ये ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। ये सारी चीज़ें ऊपर ही मैंने आपको डिस्कस कर दी, दोबारा बता दिया भाई, ये महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब पर्यावरण का विषय है और पर्यावरण से संबंधित चीज़ें ना पूछी जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता है, ठीक है।
अब हम आ जाते हैं चिपको आंदोलन पे। तो जो चिपको आंदोलन है इसकी बात कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं भाई। तो जो चिपको आंदोलन है इसके बारे में पहले थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो चिपको आंदोलन की अगर शुरुआत की बात की जाए तो ये उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू हुआ था। कहाँ पर? उत्तराखंड के चमोली जिले से शुरू किया गया चिपको आंदोलन। उत्तराखंड के चमोली जिले से कब किया गया? तो 1973 ईस्वी में ये शुरू किया गया और यह एक अहिंसक पर्यावरणीय जन आंदोलन था। अगर इसमें जो प्रमुख नेता थे इनकी बात की जाए तो इनमें जो प्रमुख नेता थे 3 लोग थे। एक सुंदरलाल बहुगुणा जो कि चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। इनमें लेडीज़ की बात की जाए मतलब एक लेडी थी जिन्होंने, जब पुरुष नहीं थे तब उन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया, वो थी गौरा देवी। कौन थी? गौरा देवी। और तीसरे नंबर पे थे चंडी प्रसाद भट्ट, जिन्होंने क्या किया? जन जन तक इस आंदोलन को पहुंचाया। तो ये 3 प्रमुख व्यक्ति हैं चिपको आंदोलन से संबंधित। और इस आंदोलन का नारा था पारिस्थितिकी ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है। इस जो चिपको आंदोलन था इसका जो नारा बोल दीजिए, हाँ, इसका जो नारा था वो क्या था कि पारिस्थितिकी या पर्यावरण ही अस्थाई अर्थव्यवस्था है। तो ये कुछ जानकारी थी आपके चिपको आंदोलन के बारे में। तो क्वेश्चन क्या है कि चिपको आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? अन्ना हजारे, मेधा पाटेकर, विनोबा भावे। तो जो मेधा पाटेकर थी ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित थी। सुंदरलाल बहुगुणा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि नाइट्रोजन स्थिरता करने वाले जीवाणु जड़ों में उपस्थित होते हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं या स्थिरीकरण करते हैं वो किसकी जड़ों में उपस्थित होते हैं? गेहूं, धान, दलहन या सभी। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया उनका नाम है राइजोबियम। राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनेसी कुल के जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में उपस्थित होते हैं। लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे, जो दलहनी फसलें हैं वो लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों के अंतर्गत आती हैं। तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले बैक्टीरिया है राइजोबियम, और कई हैं 2-4, तो राइजोबियम मुख्य है। तो ये क्या है? दलहनी फसल की जड़ों में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न आपका क्या है? अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन यमुना नदी की सहायक नहीं है? गंडक, चंबल, बेतवा या केन। तो जो यमुना की सहायक नहीं है वो है गंडक। क्यों? क्योंकि जो गंडक है ये गंगा नदी की सहायक नदी है, जबकि चंबल, बेतवा, केन, हिंडन, टोंस ये सब क्या है? आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। अगर हम टोंस की बात करें तो हिमालय क्षेत्र की सबसे बड़ी और चंबल सबसे लंबी सहायक नदी है। किसकी? यमुना नदी की। तो आज का ये जो हमारा नहीं अभी है भाई, आज का ये अगला हमारा लास्ट प्रश्न है और इसका जो आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है इसका जो जवाब है आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। प्रश्न है कि बायोडीजल तैयार किया जाता है यूट्रिकुलरिया से, जेट्रोफा जिसे रतनजोत कहते हैं, देवदार से या यूकेलिप्टस से। तो ये आपका होमवर्क है। आशा करती हूँ कि कमेंट आएगा, कभी आता नहीं है वैसे आपका, लेकिन जो भी ये वीडियो पूरी देखे और आंसर पता हो तो वो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और क्लास आपको कैसी लगी, आप जो भी जानकारी दी गई क्लास के माध्यम से आपके लिए मतलब आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताइएगा, लेकिन हाँ मर्यादित शब्दों का प्रयोग करके, ठीक है, ना कि ऐसे कि हाँ भाई कुछ भी आके बोल दो, नहीं, मर्यादा में रहकर कमेंट करें, ठीक है। और जो भी कमी हो, अच्छाई हो, सारी चीज़ें आप बता सकते हैं, ठीक। और जो होमवर्क दिया गया है इसका जवाब आप ज़रूर दें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली क्लास हमारी कल होगी और आज के लिए इतना ही। आज का जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स का जो है वो है भारत को मिला 100वां रामसर स्थल, जो उत्तर प्रदेश के बलिया में है, जिसे सुरहताल या जयप्रकाश नारायण के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। राधे राधे, राम राम, बाय बाय।